हिंदी फिल्मों में एक यहूदी तारिका छाई रही, जिसने मूक फिल्मों से शुरुआत की और 70 के दशक तक काम करती रहीं। पुणे में यहूदी माँ पिता के घर जन्मी रूबी मेरे को हिंदी सिनेमा सुलोचना के नाम से जानता है। 1925 में उनकी पहली फिल्म आई सिनेमा की रानी और उसके बाद से उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर टॉकीज तक करीब 120 फिल्मों में नायिका से लेकर चरित्र अभिनेत्री तक का काम किया। यहाँ तक कि वो राजेश खन्ना की आपकी कसम, अमिताभ बच्चन की दोस्ताना और विनोद खन्ना की हाथ की सफाई जैसी फिल्मों में भी दिखी। सुलोचना के लगभग समांतर आई रोज एजरा यानी मिस रोज ने भी मूक फिल्मों में कामयाबी हासिल की। फिर 30 के दशक में प्रमिला आई। वो रोज की ही रिश्ते की बहन थी और उनका असली नाम एस्थर विक्टोरिया अब्राहम था। सुलोचना और प्रमिला ने फिल्में भी बनाई। इन सब के अलावा दो डेविड भुलाए नहीं जा सकते। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लेखक डेविड जोसेफ पेंटर थे, जबकि चरित्र अभिनेता डेविड यानी डेविड अब्राहम चूलकर ने 190 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। फ्लोरेंस एजिकल नादिरा ने भी हिंदी सिनेमा में लंबी पारी खेली, जिन्हें दर्शकों ने नादिरा के नाम से जाना। इन सब के अलावा लिलियन, विमला, मिस सोलोमन और आरती देवी जैसे भी कुछ नाम हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों से बाहर काम किया। जब भारतीय सिनेमा शुरू हो रहा था तो उस समय महिलाएं सिनेमा में काम नहीं करती थी, हमारे हिंदुस्तानी घरों की महिलाएं। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र ने जो पहली फिल्म बनी, उसमें रानी तारामती का रोल एक मेल एक्टर ने निभाया था। तो उस जमाने में यहूदी परिवारों की लड़कियां सिनेमा में आई और उन्होंने हमारे सिनेमा को नई चमक प्रदान की। उसमें रूबी मायर का नाम सबसे प्रमुखता से जाना जाता है, जिन्हें हम सुलोचना के नाम से जानते हैं। सुलोचना केवल एक्ट्रेस ही नहीं थी बल्कि वो प्रोड्यूसर भी थी। और उस जमाने में कल्पना कीजिए कि 5,000 रुपये उनका पारिश्रमिक हुआ करता था। उसके बाद मिस रोजी थी, प्रमिला थी, बाद में नादिरा ने तो कमाल कर दिया था और नादिरा उस समय की इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। अब इस तरह से करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं और 1931 तक आते हैं तो डेविड जोसेफ पेनकर जो थे, उन्होंने पहली फिल्म जो बोलती फिल्म टॉकीज हम मानते हैं आलम आरा, ए ईरानी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो आलम आरा की पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग उस समय बैक स्टेज में काम करते थे और उनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। तो यहूदी परिवारों ने हमारे सिनेमा की एक तरह से बुनियाद रखी है बॉलीवुड की। हिंदी सिनेमा में काम करने वाले ज्यादातर यहूदी या तो बगदादी थे या फिर बेने इजराइल थे। 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा इजराइल में दिखाया जाता रहा। राज कपूर की फिल्में यहाँ खासी मशहूर थीं और 1964 में रिलीज हुई संगम यहाँ सुपरहिट हुई थी। 60 के दशक के बाद भारतीय सिनेमा यहाँ कम देखने को मिला। 2002 में यहाँ शाहरुख खान की देवदास रिलीज हुई और उसके 10 साल बाद रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी। हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स भी यहाँ रिलीज की गई। इजराइल में बॉलीवुड फिल्मों की काफी मांग है। राज कपूर इंटरनेशनल सिनेमा के एम्बेसडर माने गए। राज कपूर पहले ऐसे सिनेमा के कलाकार थे जो सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी सिनेमा के इंटरनेशनल एम्बेसडर थे। राज कपूर की फिल्में श्री 420, आवारा, संगम, जागते रहो और दूसरी सारी फिल्में इजराइल में इसलिए हिट हुई क्योंकि जो उसका संगीत था और जो गीत था वो लोगों के दिलों में बस जाता था। जैसे उनका एक गाना था मेरा जूता है जापानी, दुनिया भर में हिट हुआ, इजराइल में भी हिट हुआ। और वो ऐसा नहीं था आज की तरह कि केवल फेस्टिवल्स में ये फिल्में दिखाई जाती थी, वो बाज़ाब्ता बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती थी, सिनेमा घरों में रिलीज, और उसकी इकोनॉमी ह्यूज थी। तो हमारे हिंदी सिनेमा ने हमारे देश को उस जमाने में बकौल हिंदुजा लोग जब ले गए, संगम हिंदुजा ही ले गए इजराइल में, उन्होंने अपना पार्टनर रखा, अपना मैनेजर रखा। तो संगम ने इतना पैसा कमाया, हमारी फॉरेन करेंसी उस समय कम थी देश की, तो हमारे सिनेमा ने अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किया। इजराइल में हिंदी फिल्मों की बहुत मांग है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। 2018 में जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू भारत आए तो उन्होंने यहाँ के कलाकारों और निर्माताओं को इजराइल में आमंत्रित किया। अब उम्मीद करें कि जल्दी ही इजराइल का युद्ध खत्म हो और एक बार फिर बॉलीवुड और इजराइल का नाता जुड़ सके। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।